शिवड़े आपका स्वागत करता हूं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट के लेक्चर 2 में आज हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व करेंगे। लेक्चर 1 में उनका थोड़ा इंट्रोडक्शन सेशन ले लिया था, जिसमें बता दिया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, कैसे बनता है, उनका परफॉर्मा क्या है, वो सारी चीजें। एग्जाम्पल जो आज के लेक्चर में करना है वो हम स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड मेक आउट कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ देखो साफ साफ बता दिया है कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। एक बात तो सिंपल हो गई, यहाँ बैलेंस शीट दी है 2 साल के लिए 2011 और 2012। बैलेंस शीट में हमें यहाँ कैपिटल, लिएबिलिटीज और असेट्स के बारे में जो भी बैलेंस शीट है वो बताया है। उसके अलावा यहाँ एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी एडजस्टमेंट भी दिए है। और ये जो भी इंफॉर्मेशन है बैलेंस शीट और एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये सबका यूज करके हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले जो लेक्चर 1 है उनकी डिस्क्रिप्शन में बताया था मैंने कि एक जो ये उनका एक स्पेसिमेन होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, उनकी एक पीडीएफ मैंने रखी है, आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं कैश फ्लो के लेक्चर 1 में से। और ये पीडीएफ ये है, इसमें बता दिया है मैंने कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। तो उसमें बता दूं सबसे पहले कि ये जो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाएंगे पूरे चैप्टर से, वो इनडायरेक्ट मेथड से बनाएंगे, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से अगर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है तो वो इनडायरेक्ट मेथड से ही बनाना होगा, और अभी वही चल रहा है। तो इनडायरेक्ट मेथड में ये कैश फ्लो को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे बताया है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसके अलावा दूसरी एक्टिविटीज है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और थर्ड वन है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये जो दिख रहा है उसी तरह आपको बनाना है। तो फिर जो हमारा एग्जाम्पल्स है उसमें हम देखेंगे सबसे पहले कैसे ड्रॉ करना है। देखो ये बता दिया है कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012। इसी तरह आपको ड्रॉ करना है। पर्टिकुलर्स के लिए कॉलम रख दो, अमाउंट के लिए 3 कॉलम। 3 एक्टिविटीज है। सबसे पहले एक्टिविटीज लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कहां से स्टार्ट करना है, हम लिखेंगे या नेट प्रॉफिट डिफरेंस। डिफरेंस किसका लिखना है, तो नेट प्रॉफिट का, जो आपको बैलेंस शीट में दिया होगा। देखो यहाँ बताया है प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग में 30,000 है, क्लोजिंग में 48,000 है। आपको ये जो प्रॉफिट है उनका डिफरेंस लिखना है। तो 30, ये क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 48 माइनस 30, तो जो डिफरेंस है वो कितना रहेगा 18,000 का, वो यहाँ आपको लिख देना है 18,000। सर मैं यहाँ बता देता हूँ 48,000 क्लोजिंग है, 30,000 ओपनिंग है। फिर से एक बार बता देता हूँ, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, पीएनएल अकाउंट का जो भी है वो यहाँ आपको लिखना है। ये हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे ऐड। ऐड में यहाँ प्रोविजन है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, तो ये सारी चीजें यहाँ लिखनी है। कुल मिला के यहाँ कौन सी चीज हम ऐड करेंगे, तो ये सारी चीजें या ये सारी पर्टिकुलर जो पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड लिखी जाती है। तो ये सिर्फ समझने के लिए मैंने लिखा है, याद रखने के लिए लिखा है डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट। यानी अगर आप एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट बना रहे हैं तो उनकी डेबिट साइड में जो भी अमाउंट आती है वो सारी हम यहाँ ऐड करेंगे। ऐड के लिए आपको जैसे सम की जरूरत है उस हिसाब से जो लाइन है वो ब्लैंक छोड़ देनी है, 10 लाइन या फिर 12-13 लाइन। उसके बाद लेस में हमें यहाँ लिखना है नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी नॉन ऑपरेटिंग इनकम यहाँ लिखनी है। जो आप लिखते हैं पीएनएल के क्रेडिट साइड लिखते हैं, तो जो पीएनएल के क्रेडिट साइड लिखने वाली जो भी डिटेल्स है वो हम यहाँ लेस करेंगे। फिर ये आंसर मिलने के बाद आपको लिखना है चेंज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल यानी आपकी जो करंट असेट्स और लिएबिलिटीज है उसमें जो भी चेंज हो रहा है वो हम यहाँ लिखेंगे। उसके लिए भी आपको ऐड और लेस जो भी स्पेस की जरूरत है वो आपको ब्लैंक छोड़ देनी है। ये करने के बाद आपको लिखना है फिर लेस टैक्सेस पेड, यानी जो भी टैक्स आपने करंट ईयर में पेड किए हैं लेकिन किसके, लास्ट ईयर के, वो आपको लिखने हैं। और ये लिखने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो भी कैश फ्लो है वो। ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी आपको याद रखना है जो भी हेडिंग ये लिखा है, क्योंकि सबसे पहले आपको ये लिख देने हैं, उसके बाद ही सम आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, चलो सेकंड एक्टिविटीज आपकी रहेगी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये सिंपल है, इसमें ऐड के लिए 3-4 लाइन छोड़ दो, लेस के लिए वैसे भी आपको 3 या 4-5 लाइन ब्लैंक छोड़ देनी है, जैसे आपकी सम का स्टेटमेंट है उस हिसाब से। तो फिर आपका आंसर हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। उसके बाद आपकी 3 नंबर की एक्टिविटीज है वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें भी वही करना है, ऐड के लिए 2-3-4 लाइन छोड़ दो, वैसे लेस अमाउंट लिखने के लिए भी आपको लिख दो। ऐड यानी आपकी जो कैश अगर आ रही है तो ऐड में लिखना है, कैश अगर जा रही है, आप पे कर रहे हैं, एक्सपेंस पे कर रहे हैं या फिर कोई पेमेंट हो रहा है तो वो लेस में लिखना है।
वो सिंपल सी चीज है। कैश इनफ्लो है तो ऐड में लिखो, कैश आउटफ्लो है तो लेस में लिखो, सारी एक्टिविटी में वो ही रहेगा और ये फिनांसिंग एक्टिविटी का आंसर मिल जाएगा। उसके बाद ये तीनों जो आंसर आपको मिलेंगे 3 एक्टिविटीज का, उनका टोटल करना है। उससे आपको पता चलेगा कि यहाँ इंक्रीज लिखना है या फिर डिक्रीज लिखना है। तो इससे इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मिल जाएगा और ये मिलने के बाद आपको इसमें ओपनिंग बैलेंस ऐड करना है कैश और कैश इक्विवेलेंट का। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कैश, बैंक बैलेंस, वो सारी चीजें। और फिर आपको क्या आंसर में मिलेगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर एक क्लोजिंग बैलेंस आपको मिल जाता है कैश और कैश इक्विवेलेंट का, तो आपको समझ लेना है कि आपने 100% सम को सही ढंग से सॉल्व किया है। तो स्टार्ट करेंगे। और दूसरी चीज बता दूं कि सिर्फ कैश फ्लो बनाना जरूरी नहीं है, सॉरी सफिशिएंट नहीं है। कैश फ्लो के सिवाय आपको और भी की जो वर्किंग नोट्स है, वो वर्किंग नोट्स के लिए अगर आपको जरूरत है तो लेजर भी आपको बनाने होंगे। तो हमारा स्टेटमेंट देखेंगे, बैलेंस शीट को छोड़े पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। यहाँ बताया कि ड्यूरिंग द ईयर 11-12 डेप्रिसिएशन चार्ज वाज 10,000 ऑन मशीनरी एंड 30,000 ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। देखो यहाँ मशीनरी और लैंड बिल्डिंग उस पर डेप्रिसिएशन दिया है। साथ में बता दूं, देखो लैंड बिल्डिंग है तो देखो कम हो रही है, मशीनरी इंक्रीज हो रही है। तो ये लैंड बिल्डिंग और मशीनरी में जो भी चेंजेस है वो रिकॉर्ड करने के लिए हम लैंड बिल्डिंग और मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ बनाया देखो लैंड बिल्डिंग अकाउंट और मशीनरी अकाउंट। दूसरी चीज बता दूं कि लैंड बिल्डिंग का डेबिट बैलेंस होता है, तो ओपनिंग बैलेंस हम डेबिट में लिखेंगे, क्लोजिंग क्रेडिट में। तो ओपनिंग बैलेंस क्या है, क्लोजिंग बैलेंस क्या है, वो भी हम साथ में लिख ही देंगे। लैंड बिल्डिंग का हम देखें तो ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख और क्लोजिंग में है 1,70,000। यहाँ लिखेंगे 2 लाख ओपनिंग में और 1,70,000 क्लोजिंग में। साथ में मशीनरी, तो वही करना है मशीनरी में भी। मशीनरी में ओपनिंग बैलेंस है 80,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 2 लाख। तो वो दोनों चीज लिखेंगे 80,000 और 2 लाख। ये हो गया, क्योंकि असेट्स है तो डेबिट बैलेंस होगा तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट में लिखेंगे, वो कॉमन चीज है। चलो ये हो गया। उसके अलावा एक एडजस्टमेंट है, इंटीरियम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग 11-12 अमाउंट टू ₹20,000। ये इंटीरियम डिविडेंड पेड कर रहे हैं तो उनकी कोई वर्किंग नोट की जरूरत नहीं, वो डायरेक्टली हम लिख देंगे। सिर्फ हम डिविडेंड पे कर रहे हैं बीच में, साल के बीच में, तो उनके लिए अकाउंट की जरूरत नहीं है। 3 नंबर में टैक्सेशन पेड ड्यूरिंग द ईयर 11-12 वाज 35,000। आपको एक चीज मैं बता दूं कि अगर टैक्सेशन के रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बना देना है। क्या करना है, ये रहा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का। तो हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। लेकिन देखो ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट लिएबिलिटीज में लिखा है, तो उनका क्रेडिट बैलेंस होगा 40,000, क्लोजिंग में 50,000। तो यहाँ क्रेडिट में हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस को बाय बैलेंस बीडी, वो है 40,000। और यहाँ डेबिट साइड लिखेंगे हमारा जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वो है 50,000। तो ये चीज याद रखनी है। देखो असेट्स है तो यहाँ डेबिट में लिखेंगे और एक कोई लिएबिलिटीज या प्रोविजंस है तो क्रेडिट में लिखेंगे। तो ये हो गया। तो कैसे अकाउंट बनाना है वो चीज डिसाइड हो गई। अब हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट तो हमारे चेक हो गए। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि एडजस्टमेंट रिलेटेड जो भी चीज है उनकी एंट्रीज हम लिखेंगे सबसे पहले। तो एडजस्ट में सबसे पहले बताया कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना है हमें 10,000 किस पे, मशीनरी पे, और 30,000 किस पे लिखना है, बिल्डिंग पे। अब मुझे बताओ कि डेप्रिसिएशन अल्टीमेटली है क्या, तो वो नॉन कैश एक्सपेंसेस। क्या है वो, नॉन कैश एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस है तो हम कहाँ लिखेंगे, पीएनएल की डेबिट साइड लिखेंगे, वो जाहिर सी चीज है। तो पीएनएल की डेबिट साइड के लिए हमने पीएनएल अकाउंट तो बनाया नहीं है, लेकिन यहाँ बता दिया है मैंने, पीएनएल की डेबिट साइड जो भी चीजें आपको लिखनी है वो हम यहाँ ऐड कर देंगे। कहाँ पे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। तो यहाँ लिखेंगे हम डेप्रिसिएशन ऑन दो चीजें, मशीनरी भी है और दूसरा एक डेप्रिसिएशन आपको लिखना है डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। अब अमाउंट क्या है, डेप्रिसिएशन मशीनरी की अमाउंट है 10,000 और डेप्रिसिएशन ऑन लैंड बिल्डिंग कितना है 30,000। ये हो गया। ये अभी एक ही एंट्री लिखी है हमने, क्या लिखा, एक ही एंट्री लिखी। एक चीज बता दूं कि जो भी अकाउंट्स बनाए हैं तो वो अकाउंट्स के लिए आपको 2 एंट्री शायद लिखनी होगी, कई बार ऐसा ना भी हो। तो डेप्रिसिएशन है, एक्सपेंस है हमारा, तो पीएनएल की डेबिट साइड लिख दिया, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड कर दिया। दूसरी चीज कि डेप्रिसिएशन को हम दूसरी कहाँ जगह रिकॉर्ड करते हैं, तो जो एसेट्स के अकाउंट्स है उसमें ऐड करेंगे, क्योंकि उनकी एंट्रीज क्या होती है, जनरल एंट्रीज। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू असेट्स अकाउंट,
तो दूसरी एक एंट्री लिखेंगे हम असेट्स में। तो कौन से असेट्स? मशीनरी और लैंड बिल्डिंग। तो उसके लिए हमने दोनों के अकाउंट्स बना दिए, लैंड बिल्डिंग और ये बना दिया है मशीनरी। तो लैंड बिल्डिंग में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। लैंड बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है 30,000 और मशीनरी में भी लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट और इसमें हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10,000। तो जाहिर सी चीज है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, इसीलिए हमें कहाँ लिखना है? पीएनएल की डेबिट साइड लिखना है। वैसे आप बोलेंगे सर पीएनएल अकाउंट तो है नहीं, पीएनएल अकाउंट है नहीं, लेकिन पीएनएल के डेबिट साइड लिखने वाले सारे अमाउंट हम यहाँ ऐड करेंगे, आपको आसानी से याद रहे इसीलिए। और दूसरी, ये दोनों जो अकाउंट्स है मशीनरी और लैंड बिल्डिंग, उसके क्रेडिट साइड लिखेंगे, इसीलिए तो हमने अकाउंट बनाए थे। तो आपका जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है उनका काम हो गया। सेकंड में लिखेंगे इंटीरियम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द 11-12 अमाउंट रुपीज 20,000। इंटीरियम डिविडेंड कहाँ से पे करेंगे भाई? कहाँ से पे करेंगे डिविडेंड? तो प्रॉफिट में से करेंगे। तो उनका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एलोकेशन हो रहा है। अगर प्रॉफिट का एलोकेशन हो रहा है, प्रॉफिट हम शेयर कर रहे हैं एज अ डिविडेंड, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कम होगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे इंटीरियम डिविडेंड को पीएनएल की डेबिट साइड लिखेंगे। ये भी पीएनएल की डेबिट साइड आएगी, हम यहाँ लिखेंगे इंटीरियम डिविडेंड। और इंटीरियम डिविडेंड कितना पे कर रहे हैं हम? 20,000। हो गया, सिंपल सी चीज है। किसी भी जो अप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट का, वो हमें क्या लिखना है? पीएनएल की डेबिट साइड। तो इंटीरियम डिविडेंड लिख दिया यहाँ पे। और देखो यहाँ इंटीरियम डिविडेंड हम पेड करते हैं, तो साथ में क्या होगा? कैश आउटफ्लो होगा। अब कैश आउटफ्लो होगा वो तो हमें पता चल गया, लेकिन एक्टिविटी कौन सी लिखेंगे? तो देखो मैंने बता दिया था कि शेयर और डिवेंचर या प्रेफरेंस है, उनके रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट है वो सारे कहाँ आएंगे? फिनेंशियल एक्टिविटीज में आएंगे। तो डिविडेंड हम किस में पे करते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो कैपिटल के रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो हम लिखेंगे फिनेंशियल एक्टिविटीज में। और इंटरिम डिविडेंड हम पे करते हैं, तो पैसा जा रहा है, अगर कैश आउटफ्लो है तो लेस में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इंटीरियम डिविडेंड। और अमाउंट कितना है? वो है 20,000। तो उसी तरह आपको जाना है। तो ये काम हो गया इंटीरियम डिविडेंड का, सिंपल सी चीज है। आगे देखेंगे टैक्सेशन पेड ड्यूरिंग द ईयर 11-12 वाज 35,000। आपको क्या किया हमने? करंट ईयर में 35,000 टैक्सेशन पे करते हैं। टैक्सेशन पे कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बनाया है, तो एंट्रीज होगी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितना टैक्सेशन पे करता है? 35,000। तो याद रखना कि टैक्सेशन का पेमेंट जो है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की डेबिट साइड आएगा। और साथ ही में ये टैक्स हम पे करेंगे तो कैश आउटफ्लो होगा, तो हमें लेस करना होगा। तो ये जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है वो कौन सी एक्टिविटीज में आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में टैक्सेस लिखने के लिए स्पेशल एक कॉलम रहता है, तो यहाँ लिखा है देखो टैक्सेस पेड लास्ट ईयर का, लेकिन हम करंट ईयर में पे करते हैं, वो है 35,000। तो टैक्सेस पेड कहाँ लिखना है आपको? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, और उनकी स्पेसिफाई जो जगह है वहां जाके लिखेंगे। तो ये हो गया आपका तीनों एडजस्टमेंट। अब हम काम करेंगे, बैलेंस शीट चेक करेंगे। बैलेंस शीट में अगर जरूरत हुई तो हम वर्किंग नोट्स के लिए इरेजर बनाएंगे, अगर जरूरत नहीं है तो डायरेक्टली एंट्री लिखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल देखो, ये इक्विटी शेयर कैपिटल है, वो ओपनिंग में 3 लाख है, क्लोजिंग में 4 लाख है। वे कहां से 1 लाख इंक्रीज हो गई? तो उसका सिंपल सा फंडा ये है कि ड्यूरिंग द ईयर हम 1 लाख की शेयर कैपिटल इश्यू करते हैं, 1 लाख रुपीज का नया शेयर इश्यू करते हैं। अब शेयर इश्यू कर रहे हैं तो हमारी कैपिटल तो इंक्रीज हो गई, वो तो बैलेंस शीट में दिख रही है, लेकिन उसकी वजह से कैश इनफ्लो हुआ होगा। शेयर हम इश्यू करेंगे तो क्या होगा? कैश इनफ्लो होगा, कैश मिलेगी हमें। तो ये जो कैश इनफ्लो हो रहा है वो हमें लिखना है, तो कहाँ लिखेंगे? कौन से एक्टिविटीज में? तो अभी तो बताया कैपिटल के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो कहाँ आएगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगी। तो ये रही 3 नंबर में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें ऐड में लिखेंगे इश्यू शेयर। कौन सी शेयर? तो इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, दोनों कैपिटल का नाम लिखेंगे इक्विटी कैपिटल। कितने की इश्यू की कैपिटल? 1 लाख की। तो इनफ्लो में यानी ऐड में लिख दिया, सिंपल सी चीज है, अकाउंट की कोई जरूरत नहीं है। चलो इसके बाद है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यानी जो हम उसे रिटर्न परत कर सकते हैं, ऐसे प्रेफरेंस शेयर। अब ये कैपिटल 150 ओपनिंग में, क्लोजिंग में 1 लाख है, तो इसमें से 50,000 कहाँ चले गए?
ओपनिंग में 150 है, क्लोजिंग में 1 लाख है, 50,000 तो डिक्रीज होती है। तो उनका मतलब क्या हुआ, ये जो डिक्रीज हो रही है वो हम क्या करते हैं, रिडेम करते हैं। रिडेम का मतलब है हम पैसा वापस करते हैं कैपिटल का। तो ये जो रिडेम करते हैं तो पैसा हमारा जाएगा, ठीक है, तो कैश आउटफ्लो में लिखेंगे। और अभी बताया कि कैपिटल की कोई भी इंफॉर्मेशन है तो कहाँ लिखनी है आपको, फिनेंसिंग एक्टिविटीज में लिखनी है। तो लेस में लिखेंगे कि रिडेम कौन सी कैपिटल है, रेफरेंस शेयर कैपिटल। वैसे इक्विटी आप रिडेम कर भी नहीं सकते, तो रिडेम कैपिटल क्या होगी, रेफरेंस कैपिटल कितना किया 50, क्योंकि ओपनिंग में जो 1,50,000 से क्लोजिंग में 1 लाख हो गए। तो सिंपल सी चीज है, ये हो गया। चलो जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व देखो है 40 और क्लोजिंग में 70, तो 30,000 इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो जनरल रिजर्व में 30,000 इंक्रीज हो रहा है वो क्या शो कर रहा है, तो उनका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा पीएनएल है या फिर प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से हम उतनी अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, तब जाके वो जनरल रिजर्व इंक्रीज हो रहा है। तो 40 से 70 तक हुआ, इनका मतलब ये होगा 30,000 हमने पीएनएल से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए होंगे। अब ये जो पीएनएल में से जो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं वो क्या है, तो वो लिखेंगे हम पीएनएल की डेबिट साइड लिखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे जनरल रिजर्व, और वो कितना हुआ 30,000। जितना इंक्रीज हो रहा है उतना लिखा, क्योंकि उतना प्रोविजन इस साल हमें प्रॉफिट में से जनरल रिजर्व में किया होगा। तो ये जनरल रिजर्व की बात हो गई। आगे देखें तो क्या है, उसके बाद है पीएनएल, वो तो डायरेक्टली हमने लिख दिया था 48 माइनस 30 करके। प्रपोज डिविडेंड, अब देखो प्रपोज डिविडेंड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जो है वो इंटीरियम डिविडेंड है, वो अलग चीज है। अब प्रपोज डिविडेंड की कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो एक चीज मैं बता दूं कि आपका जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड है वो आपको पे करना है, और करंट ईयर है उसका आपको प्रोविजन क्रिएट करना है। तो ये जो लास्ट ईयर का 42,000 है वो पे करेंगे। पे करेंगे तो पैसा जाएगा, यानी आउटफ्लो में आएगा। कौन सी एक्टिविटी में आएगा, फिनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो यहाँ लिखेंगे पेड प्रपोज डिविडेंड, पेड प्रपोज डिविडेंड, और वो कितना है प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर का 42,000। कितना है 42,000, ये लिखेंगे यहाँ पे 42,000। और करंट ईयर में प्रपोज डिविडेंड कितना है 50,000, तो वो प्रॉफिट से हम उनका प्रोविजन क्रिएट करेंगे प्रपोज डिविडेंड का। तो वो लिखेंगे पीएनएल की डेबिट साइड, यहाँ लिख देंगे, देखो यहाँ बताया है पीएनएल एट डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट। हम यहाँ लिखेंगे प्रपोज डिविडेंड, और वो कितना है 50,000। तो ये क्लियर हो गया प्रपोज डिविडेंड के बारे में, अकाउंट की कोई जरूरत नहीं। अब क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या है, करंट लियाबिलिटीज। तो करंट लियाबिलिटीज और करंट एसेट्स को हम कहाँ लिखेंगे, वर्किंग कैपिटल में लिखेंगे। तो ये चीज हमें वर्किंग कैपिटल में लिखनी है। वर्किंग कैपिटल में लिखे उससे पहले बात कर दूं मैं आपको कि करंट लियाबिलिटीज में अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम ऐड करेंगे, करंट लियाबिलिटीज अगर डिक्रीज हो रही है तो हम लेस करेंगे। उससे ऑपोजिट होगा, करंट असेट्स अगर इंक्रीज हो रही है तो हम लेस करेंगे, करंट असेट्स अगर डिक्रीज हो रही है तो उसे हम ऐड करेंगे। तो उस हिसाब से आपको जाना है, वर्किंग कैपिटल के लिए आपको याद रखना है। देखो क्रेडिटर्स 55 से कहा हो गए 83, तो उनका मतलब ये हुआ कि करंट लियाबिलिटीज हमारी इंक्रीज हो रही है, 83 माइनस 55 यानी 28,000। तो ये जो 28,000 है वो हम ऐड करेंगे कहाँ पे, वर्किंग कैपिटल में। ये लिखा देखो चेंज इन वर्किंग कैपिटल, इसमें ऐड में लिखेंगे इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। कितना इंक्रीज हो रहा है क्रेडिटर्स, तो वो है 28,000। तो करंट असेट्स और करंट लियाबिलिटीज जो वर्किंग कैपिटल में लिखेंगे, उनकी जो भी डिटेल्स है वो। उसके बाद है बिल्स पेएबल, वो भी करंट लियाबिलिटीज है। देखो ये 20 से 16 यानी कम हो रही है, तो हम लेस में लिखेंगे वर्किंग कैपिटल का जो भी है इसमें से, ये रहा वर्किंग कैपिटल, इसमें लेस में लिखेंगे डिक्रीज इन बिल्स पेएबल। कितनी अमाउंट डिक्रीज हो रही है, 20 to 16 यानी 4,000। कितनी हो रही है 4,000। चलो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। देखो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के लिए हमें अकाउंट बना दिया है, अभी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया, उनका रिलेटेड एग्जाम जो भी एडजस्टमेंट था वो भी लिख दिया है। तो अभी उनका कुछ नहीं करेंगे, वो सम फिनिश हो जाए उसके बाद ये अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे। तो ये जो लियाबिलिटी साइड है वो हमारी हो गई। अब हमें करना है असेट्स। असल में सबसे पहले देखते हैं गुडविल।
तो गुडविल आपकी इंटेंजिबल एसेट्स है। देखो ओपनिंग में है 1,15,000 और क्लोजिंग में हो जाती है 90,000। तो यहाँ पे क्या हुआ, गुडविल में 25,000 रुपीज राइट ऑफ करते हैं, यानी कम हो रही है। कम होती है उनका मतलब है राइट ऑफ करते हैं। अब गुडविल का जो हम राइट ऑफ करेंगे वो कहाँ लिखेंगे, पीएनएल में लिखेंगे। वो सिंपल सी चीज है। तो गुडविल की जो भी अमाउंट कम हो रही है वो आपको कहाँ लिखनी है, तो ये डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखनी है। तो यहाँ हम लिखेंगे रिटर्न ऑफ गुडविल। कितने अमाउंट राइट ऑफ कर रहे हैं, 25,000। वो तो आपको कितनी कम होती है उससे पता चल जाएगा। उसके बाद लैंड बिल्डिंग, उनका तो अकाउंट बनाया है हमें, तो अभी कुछ नहीं करना है। मशीनरी का भी अकाउंट बनाया है तो कुछ नहीं करना है। डेटर्स, डेटर्स क्या है, करंट असेट्स है। तो करंट असेट्स है तो वो सीधा कहाँ जाएगा, वर्किंग कैपिटल में जाएगा। देखो डेटर्स 162 लाख हो रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है। तो असेट्स में क्या बताया था, करंट असेट्स अगर इंक्रीज हो रही है तो हम उसे लेस करेंगे। तो वर्किंग कैपिटल में लेस होगा कितना, 160 और 2 लाख यानी 40,000 लेस करेंगे। तो उसके लिए जा रहे हैं। तो ये रहा चेंज इन वर्किंग कैपिटल, लेस में लिखेंगे इंक्रीज इन डेटर्स। कितना इंक्रीज हो रहा है, तो 40,000। ये हो गया। उसके साथ ही में देखेंगे और भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टॉक, स्टॉक भी करंट असेट्स में आएगा तो वो भी वर्किंग कैपिटल में लिखेंगे। देखो वो 77,000 से 1,09,000 हो रहा है, तो 1,09,000 माइनस 77,000 यानी 32,000 इंक्रीज हो रहा है। अगर करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो उसे भी हमें क्या करनी है, लेस करनी है। तो लेस में लिखेंगे यहाँ वर्किंग कैपिटल में, ये रहा वर्किंग कैपिटल, इसमें लेस में लिखेंगे इंक्रीज इन स्टॉक। स्टॉक में कितना इंक्रीज हो रहा है, तो 32,000। ये हो गया। उसके बाद जो भी है वो लिखेंगे, वो है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल भी करंट असेट्स है और 2030 इसमें भी इंक्रीज हो रहा है, तो वो भी हम लेस में ही लिखेंगे वर्किंग कैपिटल में। यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल और वो कितना हो रहा है, 10,000। ये हो गया। तो उसी तरह आपको जाना है। उसके लिए करंट असेट्स अगर इंक्रीज हो रही है तो लेस करेंगे, अगर डिक्रीज हो रही है तो उसे ऐड करेंगे। और लियाबिलिटीज में सीधा है, इंक्रीज है तो ऐड करो, डिक्रीज है तो लेस करो। और करंट असेट्स में थोड़ा ऑपोजिट काम करना है। ये हो गया। उसके बाद क्या है, कैश ऑन हैंड एंड बैंक बैलेंस। तो कैश ऑन बैंक देखो ओपनिंग में कितनी है, 15 और 10 यानी 25,000। हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखनी है। तो कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस दोनों साथ में लिखेंगे। वो ओपनिंग में 15, बैंक बैलेंस है 10 यानी टोटल कितना हुआ, 25,000। एक काम करेंगे हम यहाँ लिख देंगे, देखो बताया ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस दोनों का हो गया 25,000। और क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कितना है यहाँ पे, देखो 10 प्लस 8 यानी 18,000। तो वो भी वहां लिख देंगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 18,000। अब सारी चीजें हो गई, एडजस्टमेंट हो गए, बैलेंस शीट की जो भी डिटेल्स थी वो हो गई। जो भी अकाउंट्स आपने बनाए वो क्लोज करने। सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्सेस 35 और 50 यानी 85,000। अब यहाँ भी आएगा 85,000। 85 में से 40 निकालेंगे तो यहाँ आएगा 45,000। तो ये क्या रहा, देखो यहाँ जो भी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन से उनका ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, ये पे कर दिया। तो उनका मतलब ये हुआ, ये जो 45,000 क्रेडिट साइड आ रहे हैं वो आपका करंट ईयर का प्रोविजन, और जो करंट ईयर का ये जो प्रोविजन है वो हम कहाँ से लिखेंगे, बाय पीएनएल अकाउंट से लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्रेडिट साइड लिखा है तो पीएनएल की डेबिट साइड लिखना होगा। तो ये रहा पीएनएल की डेबिट साइड, तो लिख देंगे यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना मिला था हमें, 45,000। तो वो लिखेंगे यहाँ पे 45,000। ये हो गया। चलो नेक्स्ट अकाउंट जो है वो बंद करेंगे लैंड बिल्डिंग। लैंड बिल्डिंग में 170 और 30 यानी 2 लाख टोटल हुआ। यहाँ भी 2 लाख हुआ। तो देखो यहाँ भी 2 लाख है यानी कोई बैलेंस नहीं, अकाउंट क्लोज हो जाता है। तो अब हमें कुछ करना नहीं है। अब मशीनरी अकाउंट, मशीनरी में यहाँ होगा 2,10,000। यहाँ भी रहेगा 2,10,000। 80,000 है तो यहाँ बैलेंस आएगा 1,30,000। देखो सिंपल सी चीज है, मशीनरी एक असेट्स है। असेट्स में अगर डेबिट साइड बैलेंस आ रहा है तो वो क्या है, परचेज है। तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट परचेज। ठीक है, अगर यहाँ बैलेंस आ रहा है क्रेडिट साइड तो आपको लिखना है
बाय बैंक अकाउंट सेल, सिंपल सी चीज है। तो ये परचेज है, परचेज है तो क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा, कैश जा रही है। कैश आउटफ्लो तो है लेकिन एक्टिविटी कौन सी रखेंगे, तो कोई भी फिक्स असेट्स है या फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है तो उनके लिए हम लिखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। किसी भी असेट्स का सेल और परचेज हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, 2 नंबर में है। ये रहे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो ये जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, यहाँ पे एक हमने गलती कर दी है, इंटीरियम डिविडेंड यहाँ नहीं लिखना है। इंटीरियम डिविडेंड कहाँ लिखना है आपको, ये फिनेंसिंग एक्टिविटीज में लिखना होता है। कहाँ, फिनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो हम यहाँ लिख रहे हैं इंटीरियम डिविडेंड। हमें जब बताया तब आपको फिनेंसिंग एक्टिविटी ही बताई थी, लेकिन गलती से लिख कहाँ दिया था, इन्वेस्टिंग में, तो वो फिनेंसिंग में लिखनी है। इंटीरियम डिविडेंड कितना था जो आपका एडजस्टमेंट में बताया था, और वो है इंटीरियम डिविडेंड 20,000, तो वो हम 20,000 लिखेंगे यहाँ पे पहले। चलो ये हो गया। अब फिर से हमारे अकाउंट्स पे आ जाते हैं। हमारी बात ये थी मशीनरी में, ये 130 डेबिट साइड है तो वो क्या शो कर रहे हैं, परचेज। परचेज है तो कैश आउटफ्लो होगा, और कहाँ लिखेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो ये रही इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसमें लेस में आउटफ्लो में लिखना है परचेज ऑफ मशीनरी। अमाउंट क्या आ रही है इसमें, 1,30,000। चलो अब अकाउंट भी क्लोज हो गए, एडजस्टमेंट हो गए, बैलेंस शीट की जो भी डिटेल्स थी वो हो गई। तो अब हमें स्टार्ट करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट का आगे का काम। अब देखो क्या करेंगे, ये 80,000 तो डिफरेंस लिख दिया, अभी ऐड करना है। तो ये सारी जो अमाउंट है सबका टोटल करो और उनको ऐड करना है, ठीक है। तो क्या होगा, टोटल कर देते हैं। देखो 10,000, 30,000, 20,000, 30,000, 50,000, 25,000 और 45,000, टोटल हो रहा है 2,10,000। ये भी क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करेंगे 18,000 प्लस 2,10,000, तो ये हो गया 2,28,000। अब लेस में तो कोई अमाउंट आई नहीं है तो वही लिखो, आपको कुछ लिखना ही नहीं है इसमें, तो वही आंसर रहेगा 2,28,000। उसके बाद आया चेंज इन वर्किंग कैपिटल, इसमें ऐड करना है। देखो ऐड करने में एक ही अमाउंट है तो वही लिखेंगे 28,000। अब 2,28,000, इसमें 28,000 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 2,56,000। उसके बाद क्या करना है, लेस करना है। तो पहले टोटल करो, बाद में लेस करेंगे। टोटल क्या होगा, 4,000, 40,000, 32,000 और 10,000, यानी 86,000। अब 86,000, अब देखो ये है 2,56,000 और इसमें से 86,000 हमें सब्सट्रैक्ट करना है, तो आंसर रहेगा यहाँ पे 1,70,000। और इसमें से फिर से ये लेस बताया टैक्सेस पेड, वो भी लेस करना है। तो 170 माइनस 35, तो आंसर आएगा आपका 1,35,000। और ये आपका है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उनका नेट कैश। तो आपका फाइनल आंसर है ऑपरेटिंग ये इन्वेस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, तो उसे हमें लास्ट कॉलम में भी लिखना है। लास्ट कॉलम में 3 एक्टिविटीज का 3 आंसर आप लिखेंगे। तो ये हो गया आपकी पहली एक्टिविटी। सेकंड में देखो ऐड में तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, अगर कोई नहीं है तो फिर क्या रहता है, यहाँ पे डैश ही रहेगा। और बात रही लेस में एक अमाउंट है 1,30,000। अब क्या करेंगे, यहाँ कोई नहीं है तो उनका मतलब ये होगा 0 है। अब ये माइनस करेंगे तो यहाँ आंसर आएगा -1,30,000। तो ये जो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है उसमें आपका कैश आउटफ्लो ज्यादा है, वो कितना है, -1,30,000। वो आपका सेकंड एक्टिविटीज का आंसर भी है। तो इसमें हो गया, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब सी फिनेंसिंग एक्टिविटीज में ऐड की बात करें तो एक ही वैल्यू है, वो है 1 लाख। और लेस में बात करें तो टोटल कितना है, 50,000, फिर है 42,000 प्लस 20,000, यानी 1,12,000। अब 1 में से 1,12,000 निकालेंगे तो -12,000 ही रहेंगे, ये भी यहाँ आएगा -12,000। अब आपको क्या करना है, तीनों एक्टिविटीज का टोटल करना है। देखो फर्स्ट एक्टिविटी जो है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फाइनल आंसर है 1,35,000। एक काम करें, देख तो 1,35,000। और फिर आपकी जो सेकंड एक्टिविटीज है उसमें आंसर है -1,30,000, तो -1,30,000।
ठीक है। और उसके बाद सी नंबर की एक्टिविटीज है, उसमें -12,000, -12,000। तो अब आंसर मिलेगा आपको -7,000। अब -7,000 मिलेंगे तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। माइनस है इसीलिए डिक्रीज लिखेंगे। अब देखो ये 7,000 और एक कैश और कैश इक्विवेलेंट, यानी जो कैश है, बैंक बैलेंस है, उनका ओपनिंग बैलेंस क्या था, 25,000। तो -7,000 प्लस 25,000, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 18,000। देखो ये 18,000 हमें मिल गया, जो हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस और कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस है। तो उसी तरह आपको क्लोजिंग, आपका जो ये इंक्रीज डिक्रीज है, इसमें ओपनिंग बैलेंस ऐड करने से अगर क्लोजिंग बैलेंस मिल जाता है तो आपको समझना है कि आपने 100% एग्जाम्पल सही सॉल्व किया है। तो यहाँ आपका एग्जाम्पल का काम फिनिश हो जाता है। और दूसरा चीज बता दूं फ्रेंड्स, कि कैश फ्लो को ऑनलाइन पढ़ाना और समझना दोनों ही मुश्किल का काम है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके उतना आपको कुछ ढंग से मैं दे पाऊँ, ऐसी कोशिश रहेगी मेरी। और कैश फ्लो को समझने के लिए आपने आज तक जो भी अकाउंट सीखा है वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो भी इश्यू कर रहे हैं, कैपिटल, डिविडेंड की चीजें, डेप्रिसिएशन, परचेज और सेल ऑफ असेट्स, रिडेम ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इंटरेस्ट, बहुत सारी चीजें हैं। अगर सबके बारे में आपको पता है तो आप ढंग से कैश फ्लो स्टेटमेंट समझ पाएंगे। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए और भी एग्जाम्पल हमें सॉल्व करना है, लेकिन आज का एग्जाम्पल का हम काम यहाँ फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम नए एग्जाम्पल देखेंगे। आज के लिए उतना ही। बाय बाय, थैंक यू।